बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। एक ऐसी खबर जो कि अमेरिका से आई और जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें बड़े अरसे से थीं, और इस खबर के आने के बाद भी मुख्तलिफ तबसरे और तज्ज़िये जारी हैं। और अगर आप सोशल मीडिया भी इस वक्त देखें तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक शख्स का नाम नज़र आता है और वो है ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी 34 साल ये नौजवान जो कि युगांडा से अमेरिका अपनी फैमिली के हमरा उस वक्त आए जब इनकी उम्र 7 बरस थी। फिर 2018 में अमेरिका के शहरी बने और उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने ये जो अपनी सियासत का सफ़र है इसको शुरू किया और मेयर के कैंडिडेट रहे ये न्यूयॉर्क के, और इनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी। अगर आप देखें तो हर तरफ से इनके जो मुखालिफ थे वो कैंपेन्स में अरबों रुपया लगा रहे थे। खुद अमरीकी अखबारात इस वक्त ये लिख रहे हैं that billions and billions were spent against ममदानी कि किसी तरीके से उनको शिकस्त हो जाए इस इंतखाबात के अंदर। और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह चुके थे कि उनको नहीं कभी भी लगता था कि ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो जीत सकेंगे। उनके मुखालिफ ख़ास तौर से अगर आप देखें फॉर्मर गवर्नर एंड्रयू कुओमो थे, और जो भी पैसा लग रहा था इनके मुखालिफिन की तरफ से इस कैंपेन में, वो तमाम तर चीज़ें जो ज़ोहरान ममदानी कह रहे थे और ज़ोहरान ममदानी अपने जो इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर स्लोगन्स सामने लेकर आए थे, वो तमाम बिलियनर्स उनके ख़िलाफ़ थे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें इस वक्त वो न्यूयॉर्क शहर के अंदर रेंट फ्रीज की बात करते हैं, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स बनाने की बात करते हैं। लेकिन इनको शोहरत किस चीज़ से मिली? जब इन्होंने कहा कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके वारंट्स जो हैं वो जारी किए हैं उनकी अरेस्ट के, सो अगर वो न्यूयॉर्क आए तो फिर मैं उनको गिरफ्तार करा लूँगा, उन वारंट्स पे अमल दरामद कराऊँगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन है उसकी तामील करवाऊँगा। और फिर ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अगर आपको याद हो तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से भी यही कहा था कि वो बुचर ऑफ गुजरात हैं, उनके नाक़िद रहे। अभी भी अगर आप देखें तो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हवाले से बहुत लोगों ने उन पर तनकीद की, और आखिरी कार्ड भी शायद प्रेसिडेंट ट्रंप का यही था जब उन्होंने उनको यहूदियों का मुखालिफ करार दे दिया था। बहरहाल ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो तमाम कैंपेन्स को और तमाम मुखालिफिन के नारों को, पैसे वालों को हराते हुए इस वक्त न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। ज़्यादा बात ऑब्वियसली इसीलिए हो रही है कि एक तो इनकी उम्र जो है वो 34 साल है, और साथ ही साथ ये पहले मुसलमान मेयर हैं इतने बड़े शहर के, अमेरिका के। और अब ये वादे अपने पूरे कर सकेंगे जो इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए हैं, और इनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि एक टाइम पे कहते थे कि वो ममदानी की शहरियत ही मनसूख करा देंगे, अब वो भी जान चुके हैं कि पॉपुलर वोट जो है वो इस शहर का उनके साथ है, जिसको उन्होंने माना, और ये कहा कि अब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ही इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट वॉशिंगटन। क्या वाकई एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सकेगा? किस डगर पे इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो चलेंगे? इस पे बात करने के लिए आई एम जॉइंड बाय अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम द यूएस, अनवर इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि ज़ोहरान ममदानी की वजह शोहरत के अलावा ये जीत की जो वजह है वो क्या बनी है? वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिन्होंने उनको ये वोट्स दिलाएं? देखें, न्यूयॉर्क शहर जो है एक ऐसा शहर है जहां अब तब्दीली जो है वो आनी चाहिए थी। यानी हम थोड़ी देर के लिए अगर ये मुसलमान और इस्लाम और साउथ एशियन एलिमेंट्स हटा के भी देखें, जी, बहुत बड़ा शहर है, बहुत आबादी है, और आप वहाँ चले जाएं तो बाज़ इलाके अगर अपर मैनहट्टन में जाएं, लॉन्ग आइलैंड में जाएं, और दूसरे इलाके हैं जो बहुत अमीर हैं, जहाँ मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकान हैं, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, तो ऐसी इमारतें हैं, यानी अपार्टमेंट्स हैं जो मसलन यूएन के इर्द गिर्द जो 50-50 मिलियन डॉलर्स के अपार्टमेंट मिलते हैं, ठीक है। और तो दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं जमैका में, ये नेबरहुड है न्यूयॉर्क का, क्वींस के बाद इलाकों में, तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे आप पाकिस्तान बांग्लादेश में आ गए हैं। ठीक, ठीक है। फुटपाथों पे आपको बहुत सारे होमलेस नजर आएंगे, ठीक है। कम्युनिटी किचन जो चलाते हैं वो आपको बताएंगे
कि कितने हज़ारों लोगों को वो रोज़ाना मुफ्त खुराक देते हैं। हम्म। उसमें मुसलमान भी हैं, कम्युनिटी कम्युनिटी किचन चलाने वालों में। ओके। फिर आपको जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ सर्विसेज वाले, वो बताएंगे कि कितने लोग इलाज के बगैर मर जाते हैं। तो वहाँ इस बात की ज़रूरत थी कि कोई आदमी खड़ा होकर ये कहे कि जो मौजूदा निज़ाम है प्योर कैपिटलिज्म का, हम्म। यानी न्यूयॉर्क अभी कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो प्योर कैपिटलिज्म का निज़ाम है ठीक वो है। न्यूयॉर्क में चल नहीं रहा है। वो न्यूयॉर्क के जो पसमानदा लोग हैं उनको उसने छोड़ दिया है। ज़रूरत इस बात की कि उनको भी साथ लेके चला जाए। हम्म। तो ममदानी साहब ने इस बात को महसूस किया और बहुत आर्टिकुलेटली उसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया। उन्होंने बड़े खुल के बात की कि हाँ, ये मसला है हमारा। यानी इस बात को आप देखें कि क्यों लोगों ने इस बात पे वोट दिया उनको कि वो फ्री बस सर्विस करेंगे, क्योंकि आपको न्यूयॉर्क में ऐसे लोग मिलते हैं गरीब, जो मैंने खुद देखा है कि बड़ी बड़ी दूर पैदल जाते हैं इसलिए कि उनके पास बस के किराए नहीं होते। हम्म। ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मकानों से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो किराया नहीं दे सकते, इसलिए कि किराए बढ़ते रहते हैं। हम्म। ठीक है, यानी एक छोटा सा बिल्कुल वर्किंग क्लास एरिया में भी एक, जो अगर आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा तो 2,500 का मिलेगा। तो 2,500 हर आदमी डॉलर्स नहीं पे कर सकता महीने की, उसकी ठीक है। तनख्वाह इतनी नहीं होती, इसकी पेमेंट नहीं होती इतनी। तो इसलिए ये चीज़ें लोगों के साथ क्लिक की। हम्म। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि एक और अमरीकी की रिवायत ये है, सिलसिला ये होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो डोनर से पैसे लेता है और उन पैसों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ता है। सही। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई और वहाँ उनका मुसलमान होना और उनका साउथ एशियन होना काम आया। काम आया। एक यूनिक शख्सियत है, देखें वो साउथ एशियन भी हैं, इंडियन भी हैं, इनको इंडियंस बड़ी प्राउडली ओन करते हैं। उनकी वालदा जो हैं वो जी। न सिर्फ इंडियन है बल्कि हिंदू हैं, हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू है वो। जी। जी। कभी मुसलमान नहीं हुई। हम्म। अच्छा, उसके बाद वो मुसलमान भी हैं, ये भी दुरुस्त है, उनके वालिद मुसलमान हैं। हम्म। और उन्होंने उनको मुसलमान तरीके से अपने बेटे की अपब्रिंगिंग की कि वो बाप के साथ भी उन्होंने बड़ा वक्त गुजारा, माँ हम्म। के साथ भी गुजारते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से वो अफ्रीकन होने का भी दावा कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि युगांडा की उनकी पैदाइश है। अच्छा, फिर पढ़े लिखे भी हैं और वर्किंग क्लास का भी हिज वाइफ बैकग्राउंड इज है। सीरियन। वाइफ सीरियन है। सीरियन होना इतना बड़ा फैक्टर तो नहीं कि उनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं है, वो तो पूरे सीरियंस अमेरिका के में होंगे। लाख 1.5 लाख होंगे। हम्म। तो अब वो एक यूनिक पोजीशन में थे जिसकी वजह से उनको हर तरफ से सपोर्ट मिल रही थी। फिर उन्होंने एक और चीज़ को महसूस किया, वो ये महसूस किया कि ऑब्जर्व कर रहे थे सारे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की कि देखें ट्रम्प साहब का ज़माना हो या उससे पहले बाइडेन का, आप देखें सारी कोशिश के बावजूद, सारी पाबंदियों के बावजूद अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में हम्म। मुजाहरे हुए जी। और शदीद हुए। ठीक है, मुसलसल हुए, सड़कों पे लाखों लोग आए। तो उस पे जितने भी ऑब्जर्व किया, ये देखा कि उसमें आने वालों की बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। तो बिल्कुल। यानी उससे एक बात सामने उभर के आई कि नौजवानों की अक्सरियत जो अमेरिका की इसराइल पॉलिसी है वो उसको पसंद नहीं करती। यानी अमेरिका अब भी अगर आप किसी पूछें लोगों से तो बहुत भारी अक्सरियत ये कहेगी कि इसराइल के हम साथ हैं, इसराइल को एक रियासत के तौर पर कायम रहने का हक हासिल है और इसराइल की हिफाजत करेंगे। लेकिन इसराइल की जो पॉलिसी रही है गजा में, उसके बहुत मुखालिफ है हम्म। यहाँ की जो नौजवान नस्ल है। हम्म। और यही पोजीशन ममदानी ने ली। उन्होंने ये कहा खुल के कि इसराइल को एक रियासत के तौर पे बिल्कुल जिंदा रहने का और कायम रहने का हक हासिल है, लेकिन ये मजालिम जो हैं ये गलत हैं। उन्होंने हम्म। स्टैंड लिया, हम्म। नेतन्याहू के खिलाफ स्टैंड लिया, जैसा आपने खुद बयान किया। तो हो क्या रहा था, एक बयानिया जो है अवाम की सतह पर तब्दील हो रहा था, लेकिन जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है पॉलिटिकल हम्म। पार्टीज की, वो उसको एक्सेप्ट करने को या एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं थी। ममदानी ने ये रिस्क लिया और वो इतना रिस्की समझा जाता था कि देखें सदर ओबामा जैसे एक खुद अफ्रीकन अमेरिकन है, खुद उनकी उनका बिल्कुल। इंतखाब बहुत बड़ी वजह थी, वो भी उनको इंडोर्स करते हुए घबरा रहे थे, हम्म। रिलेक्टेंट थे। उन्होंने आखिर में जाके फोन किया और वो भी इंडोर्स नहीं किया, बस कहा कि हाँ बहुत हम गुड लक, ठीक है। जी। लेकिन जो इवन इस्टेब्लिशमेंट थी मुबारकबाद भी जब उन्होंने दी तो नाम लिए बगैर वो कहा डेमोक्रेटिक नाम लिए बगैर उम्मीदवार। दी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मुबारकबाद भी नाम लिए बगैर दी। और आप ये देखें कि उसके बाद क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक जो इस्टेब्लिशमेंट है हम्म।
उसने उनसे अपने आप को डिस्टेंस पे रखा, लेकिन बिल्कुल। जब इंतखाबात आए तो एक बड़ा एलिमेंट जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो क्लिंटन का है। साबिक सदर क्लिंटन और उनकी बेगम हिलरी क्लिंटन दोनों ने नाम लेके उनको बिल्कुल। मुबारकबाद दी और काफ़ी कुछ कहा उनके फेवर में। तो अब ये है कि आइंदा जो है वो इसी इसी चीज़ का होगा। हम्म। सॉरी, मैं अच्छा, करता हूँ। डेमोक्रेटिक आइंदा जो पार्टी है, की अगर बात जो आपने की है ज़रा इसी पे, आप सही कह रहे हैं, हिलरी क्लिंटन ने जिस तरह से नाम दिया और ये भी कहा डेमोक्रेटिक पार्टी की ये जो एक फतह नज़र आई है वो ज़ोरान ममदानी की एक शानदार इंतखाबी मुहिम की वजह से नज़र आ रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट कुछ करने के काबिल नहीं समझी जा रही थी, उसका ग्राफ जो है वो गिरता चला जा रहा था, वो ग्राफ एक बार फिर से ममदानी की कैंपेन के बाद उभर के सामने आ रहा है। सो आपको लगता है कि इससे डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लैंडस्केप है वो भी तब्दील हो सकता है, या ये सोच पाई जा सकती है कि वो पॉलिसीज़, जैसे हम इजराइल की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ममदानी को फतह तक पहुंचाया है, शायद डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी सोच पाई जाती हो कि हमें भी अपनी पॉलिसीज़ या जो नज़रिया है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है? अब एक बात तो आप गौर करें ना कि मसला क्या था, क्यों ग्राफ नीचे जा रहा था। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है किसी चीज़ पे उसको एक नया बयानिया बयानिया चाहिए था, एक नया नैरेटिव चाहिए था, जो वो नहीं अपना रही थी। जी। उसको पता था कि क्या कहना है, लेकिन वो कहते हुए खौफजदा थी। तो ममदानी ने कह दिया। अब पार्टी के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि इसी बयानिए को लेके आगे बढ़े। दूसरी ये है कि एक सोच ज़ाहिर पाई जाती है पार्टी के अंदर, जो ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क हमेशा हमारे साथ रहा, न्यू जर्सी में भी हम जीते हैं, बिल्कुल। वर्जीनिया में भी, नॉर्दर्न वर्जीनिया की वजह से जो वाशिंगटन डीसी के साथ मिला हुआ इलाका है। आप पूरा वर्जीनिया देखें, सारा रेड है। सब रिपब्लिकन्स को वोट करते हैं, लेकिन जो वाशिंगटन डीसी के साथ मिला हुआ इलाका है वो वोट करते हैं डेमोक्रेट्स को, और वहाँ बहुत बड़ी आबादी है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स हैं। उन वोट्स की वजह से हमेशा वो जीत जाते हैं इन इलाकों में, अक्सर जीत जाते हैं, हमेशा तो नहीं। तो वो ये कहेंगे कि जो बाकी रियासतें हैं खासतौर पे वो जो अनडिसाइडेड हैं, यानी यहाँ तो वादा है 50 में से कुछ रियासतें जो हैं बिल्कुल रिपब्लिकन हैं, बिल्कुल। मसलन टेक्सास, कुछ रियासतें मसलन कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क वो डेमोक्रेट्स हैं। तो फैसला जो होता है उसमें 5 6, कभी 10, कभी 12, इस तरह वो इंतखाबात पे डिपेंड करता है। 15 तक पहुंच जाती हैं रियासतें, ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं अनडिसाइडेड हैं, और वो उनके वोटर्स जिस तरफ चले जाते हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो पार्टी में ये बात भी की जाएगी, कहा जाएगा कि भाई ये पैगाम लेके हम उन रियासतों में, मतलब मिड वेस्ट में है या साउथ में है, वो पैगाम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ ठीक। तो सॉलिड सफ़ेद फार्म अक्सरियत है और वो इन बातों के खिलाफ है। तो अब ये पार्टी में एक कशमकश होगी और उसके बाद उनको एक फैसला करना पड़ेगा कि वो इस तरफ है या उस तरफ है। उस तरफ होने में एक नुकसान है कि इनको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि आप उस तरफ थे, आपने कोशिश की कि कोई स्टैंड लिया ही ना जाए, खामोशी से गुजर जाओ, लेकिन वो बात नहीं चली कि बिल्कुल। इश्यूज ऐसे हैं जिन पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप अब का ये मैं बयान थोड़ा सा आया। इंटरप्ट करूं आपको, मैं आपको जी। इंटरप्ट करूं जी जी, फरमाइए। थोड़ा सा। अब इसमें यही डिलेमा जो है रिपब्लिकन पार्टी के लिए होगा। ठीक है। अब जो उनका रिएक्शन दो हो सकता है, एक तो ये होगा कि वो उसको देखें, इससे सीखें और अपने रवैये में तब्दीली लाएं। दूसरा ये है कि अपने रवैये में ज़्यादा सख्ती लाएं, क्योंकि सदर ट्रंप इस मामले में बिल्कुल वो हैं, क्लियर हैं, और इसकी वजह से ही उनको जीत होती है कि उन्हें पता है उनके वोटर्स कौन हैं, और बिल्कुल। उनसे आगे वो किसी को प्लीज़ करने की कोशिश भी नहीं करते। उन्हें पता है कि उनके वोटरों की अक्सरियत सफ़ेद फार्म है, उनकी अक्सरियत रूरल एरिया में रहने वाली है, अक्सरियत वर्किंग क्लास सफ़ेद फार्म लोगों की है, जो ये समझते हैं कि अमेरिका की सारी खुशहाली के बावजूद, अक्सरियत होने के बावजूद, उनको वो कुछ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ये भी हो सकता है कि सदर ट्रंप अपने रवैये में मज़ीद सख्ती लाएं, इमिग्रेशन पे, मिडल ईस्ट पे, ये जो सोशल नेटवर्किंग है, ये सोशल फैसिलिटीज़ हैं, मसलन फ्री हाउसिंग या इस तरह की जिनको सोशलिज्म कहते हैं, फ्री हेल्थ सर्विसेज, इन पे मजीद सख्ती और अबॉर्शन के खिलाफ मजीद सख्ती करें, क्योंकि ये सही। इश्यूज हैं जो उनके वोटर्स को ट्रैक करते हैं। और तो फिर ये एक बैकलैश भी आ सकता है, और यही फतह जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए नाइटमेयर भी बन सकता है। और ये ट्रू। भी हो सकता है कि इस फतेह की वजह से, इस तब्दीली की वजह से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पे असर पड़े और लोगों के लिए ज़्यादा आसानियां पैदा हों।
दोनों सूरतें हो सकती हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑब्वियसली ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन के दौरान उनको बहुत कुछ कहा। अब एक ऑब्वियसली एक यंग, एक प्रोग्रेसिव इंसान, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की फतह देख रहे हैं। उन्होंने उनको कम्युनिस्ट भी कहा, ग्लोबलिस्ट भी कहा, ही इवन कॉल्ड हिम अ सोशलिस्ट लूनेटिक। सो अब ऑब्वियसली उनकी फतह के बाद ऐसा मालूम होता है कि शायद वो चाहते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बने। व्हेन ही सेड कि ही एक्सपेक्ट्स ममदानी टू रिस्पेक्ट वाशिंगटन। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई एक वर्किंग रिलेशनशिप बन पाएगा, या प्रेसिडेंट ट्रंप कोई चैलेंजेस इनके लिए खड़े कर सकते हैं? ऑब्वियसली ही हैज़ नो फॉर्मल पावर इन न्यूयॉर्क सिटी, बट क्या वो न्यूयॉर्क स्टेट की को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी हुकूमत को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आने वाले दिनों में वो जो 2027 के अंदर सिटी काउंसिल के इंतखाबात होने हैं, उसमें ओपोनेंट्स को फंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखें, स्टेट भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेट्स की है जी। लेकिन बिल्कुल सदर हैं, उनके पास फिर भी बहुत सारे अख्तियार आते हैं, गर्चे वो सिटी अफेयर्स में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकते। और फिर न्यूयॉर्क सिटी एक बड़ा शहर है, जी। अमीर शहर है, उनके पास अपने पैसे हैं जो उन अगर कोई उन्होंने माली पाबंदियां लगाई तो उससे निपट भी सकते हैं, और उससे मेरा ख्याल है ममदानी को ही फ़ायदा होगा। मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप जो है कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे अब दोनों चीज़ों का, यानी जहाँ वो मुमकिन होगा वहाँ रुकावटें भी डालेंगे, और जहाँ वो महसूस करेंगे कि कोऑपरेट करना उनके फ़ायदे में है, कोऑपरेट भी करेंगे। और मेरा ख्याल है ममदानी साहब का भी यही रवैया होगा, वो भी यही कोशिश करेंगे कि जहाँ ज़रूरत है वो फेडरल गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उनको उनके मुकाबले में एक पोजीशन लें। और आने वाले जो 2-3 साल हैं वो बड़े ही दिलचस्प होंगे इस लिहाज से कि एक अब ममदानी गर्चे मुंतखब हुए हैं सिर्फ वो न्यूयॉर्क के मेयर, लेकिन चूंकि इतनी प्रोजेक्शन हो गई है कि उनकी बात को बहुत वजन दिया जाएगा और उनकी बात हर तरफ सुनी जाएगी। अब वो जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेटिक पार्टीज के जलसे होंगे, जुलूस होंगे, उसमें शरीक होंगे, तकरीरें करेंगे और लोग उनकी तरफ देखेंगे। तो दूसरी तरफ सर ट्रंप जो है वो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे अगला जो पूरा साल है, जब 2026 में इंतखाबात होंगे मिड टर्म नवंबर में, और उसमें ही फैसला होना है कि कांग्रेस जो है वो रिपब्लिकन्स के पास ही रहती है या ठीक डेमोक्रेट्स है। उसको दोबारा जीत लेते हैं, और सेनेट में भी कुछ सीटों के फैसले होंगे। तो अगर मिड टर्म पे बहुत अभी से बहुत रस्साकशी शुरू हो जाएगी, अभी से कैंपेन शुरू हो गई है, लोगों ने ईमेल भेजने शुरू कर दिए हैं, टीवी पे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, तो वो आगे बढ़ेगी ये गर्मा गर्मी। और मिड टर्म में ही फैसला हो जाएगा कि अल्टीमेटली फतह डेमोक्रेट्स की होगी या दोबारा सदर ट्रंप की होगी। लेकिन मैं देखता हूं कि आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर रहेंगी। अरूज पर रहेंगी। ये भी बता दीजिए, जैसा हम अपने मुल्क की सियासत की जब भी बात करते हैं, जो भी जीतने वाला कैंडिडेट हो, अक्सर, नॉट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली, अक्सर के साथ ऐसा होता है कि वो फिर बेचारे कोर्ट्स के चक्कर ही काटते रह जाते हैं, वो चैलेंज हो जाते हैं और फिर उनके खिलाफ हम देखते हैं कि जी पिटीशंस ही पिटीशंस होती हैं। क्या अमेरिका की सियासत में और ख़ास तौर से इस इलेक्शन के बाद ऐसी गुंजाइश है? मिसाल के तौर पे वो रेंट फ्रीज की बात करते हैं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि ख़िलाफ़ हैं इसके, बिजनेस कोलिशंस हैं वो ख़िलाफ़ हैं, पुलिस यूनियंस हैं क्योंकि उन्होंने न्यूयॉर्क की पुलिस के फंड्स कम करने की बात की, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि ही वांट्स टू डिफंड द NYPD। सो आपको लगता है कि इस किस्म के कोई लॉ सूट्स हमें वहाँ देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलेंगे, लॉस लिटिगेशन होगी, बहुत होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो ममदानी को काम करने से कोर्ट्स रोकेंगे। वो काम भी करते रहेंगे, ठीक। लिटिगेशन भी चलती रहेगी, यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत रिपब्लिकन्स की है, उनके लिए मसला हो सकता है, लिटिगेशन बिल्कुल होगी। मगर न्यूयॉर्क शहर में जो केसेस होंगे, वहाँ जो जजेस हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो पार्टीज लगाती हैं, वो बिल्कुल। प्रो डेमोक्रेट हैं, वहाँ लिबरल लोग हैं, वहाँ फैसले इनकी हिमायत में होंगे। फिर वो वहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक फैसला होते होते इंतखाबात का ज़माना आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कोई रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन मुश्किलात ज़रूर खड़ी की जाएंगी, बहुत रोका ज़्यादा। नहीं जा सकता, मुश्किलात ज़रूर खड़ी की जा सकती हैं। अनवर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में चल रहा है और अभी तक ऐसा लगता है कि तालिबान हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। पिछले राउंड में भी हमने यही देखा था कि जिस दिन पाकिस्तान का वफ्द वापस आने को तैयार था और सालिसों की दरख्वास्त पर फिर पाकिस्तान वापस दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर गया। सीज़ फायर के लिए तो अग्री कर लिया गया, लेकिन उसके बाद हमने रिसेंटली देखा है कि कैसे सीज़ फायर की फिर से वायलेशन की गई, चमन बॉर्डर पे फायरिंग की गई और फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। बड़ी आसानी से अफ़गान हुकूमत ने सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किया कि जी ये वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, जिसकी ऑब्वियसली तरदीद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से फौरी तौर पर आ भी गई। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, एक तरफ जो पाकिस्तान के साथ ये जो सलूक रवा रखा जा रहा है अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से, उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए, वहाँ पर उनके अंदरूनी जो हालात हैं वो भी बहुत नाजुक दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि अफ़गान ख़वातीन पर जो तालीमी, तिब्बी और समाजी पाबंदियाँ हैं वो किस कदर सख्त होती चली जा रही हैं। सिर्फ इंसानी हुकूक को अगर आप उठा के देख लें, बिलखुसूस अगर इसमें आप वेमेन राइट की बात कर लें, तो आपको नज़र आता है कि कैसे बहुत सारे वाक़यात रिसेंटली हुए हैं। मामूली सरजनिश पर 456 बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ, 44 नारवा सलूक के वाक़यात, और फिर हमने देखा है जो आज़ादी सहाफ़त है वो भी ना होने के बराबर है। पिछले दिनों शमशाद टीवी, जो कि दूसरा बड़ा पश्तो टीवी चैनल है, उसको भी बैन किया गया, बाद में खोल दिया गया। यहीं ही मामला नहीं रुकता। हमने हमेशा से बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन, और बल्कि बड़ी हद तक कनेक्शन जो है वो ड्रग मनी के साथ जोड़ा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की अगेन उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान जो है वो अफ़यून की पैदावार का मरकज़ है और यहाँ से मनशियात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस वादी तीरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्मगल की जा रही है। और फिर हमने देखा है कि ड्रग मनी का और टेररिज्म का किस तरीके से नेक्सस हमारे सामने आता है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। टू टॉक ऑल अबाउट दिस वी आर जॉइंड बाय अ वेरी रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, अफ़गानिस्तान के अपने हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, अंदरूनी खलफिशार नज़र आ रहा है, आवाम जो है वो तंग नज़र आ रही है। ऐसे में ये तीसरा दौर तो हो रहा है, वहाँ से अभी कोई पेशरफ्त की खबरें तो नहीं आ रही। आपको लगता है कि कोई संजीदा कोशिश होगी अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से? देखें सादिया, बात यह है कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उससे पहले कंड्यूसिव वर्किंग इन्वायरमेंट्स क्रिएट की जाती है ताकि फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हो, किसी को कोई आपस में नाराज़गी ना हो। देन उसके बाद यू क्रिएट अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं ताकि बिल्कुल माहौल अच्छा हो और दोस्ताना वाला डिस्कशन हो। यहाँ पर हर दफ़ा इश्तियाल आपके सामने चमन में कल क्या इन्होंने किया, बिला इश्तियाल फायरिंग की। जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है तो फिर ये भागते हैं, फिर ये मिन्नतें करते हैं, फिर ये कहते हैं सीज़ फायर कर लें, हमारे से गलती से फायर होगा, सोशल मीडिया पे उलट डाल देते। बिल्कुल लाइक वेस पहले भी उन्होंने किया, तो अगर हम क्यों करेंगे? जब हम हर दफ़ा आपके कहने पे पीस को मौका देते हैं, हम चाहते हैं अमन हो जाए, तो हम जब एक पूरी एक सिंसेरिटी से अमन की कोशिश करते हैं, व्हाई शुड बी डिरेल? नंबर 2 बात ये कि वहाँ पर अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं अब कल भी होंगे, लेट्स सी कि इसका क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर एक ही फर्म स्टांस रखा हुआ है कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए।
नंबर 2, आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन अगर आप सीरियस हैं तो फिर इनके जब ये ज़बरदस्त साइन होता है तो आप उनके जाके कम से कम ट्रेनिंग कैंप ख़त्म करें, डिस्ट्रॉय करें, एटम कैंप डिस्ट्रॉय करें। इनके कमांडर जो हैं जिन्होंने इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, उनके खिलाफ कोई एक्शन तो ले, ये भी बात है। सेकंड, इनके अंदर जो आप बात करी वो दिस इज बिग डिफरेंस। प्रॉब्लम ये है, अफगान तालिबान जो रजीम है ये इलेजिटिमेट है। 4 साल से ये विदाउट इलेक्शन, दे हैड कम फॉर इंटरम पीरियड के लिए। ना इतनी बैलेंस गवर्नमेंट है, ना इनकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना ये अफगान अवाम के लिए कोई काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉलेशन कर रहे हैं, खवातीन के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, सहाफत के साथ जो कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ नजर आ रहा है। पूरे 4 साल में किसी एक दुनिया की मुल्क ने इनसे सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इवन इंडिया जिसके आलाकार बने हुए हैं वो भी इन्होंने सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। सो ये गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिलीवर। आई थिंक यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम वो अफगान अवाम जो परेशान हुए हैं, दे हैव टू डिसाइड कि क्या वो अपनी मर्जी की हुकूमत लाएंगे, जमहूरी हुकूमत लेकर आए जो उनके लिए काम करे और कॉमनवेल्थ नेशन में मिल के काम करे। दैट इज एक तो आंसर ये है। अब वो इनकी अवाम की मर्जी है। सेकंड, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बात कर दी है, टीम हमारी बड़ी स्ट्रांग गई है। अब अगर ये नहीं करते हैं तो देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन, जो हमने बड़ी दफ़ा बात की है, वी वांट पीस, वी वांट बेस्ट ऑफ रिलेशन अफगानिस्तान, हमारे कल्चरल, रिलीजियस, फिर उसके बाद हम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इनको हमारे टॉप वन ट्रांसलेट देते हैं, इन्हें बड़ी सफारत करके कहाँ हमने इनके लिए मदद नहीं की है। हमारे अफगान अवाम को हम तकलीफ नहीं देना चाहते, दोनों तरफ हमारे पश्तून हैं, वी अंडरस्टैंड ऑल रिलेशन, बट इनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं। लास्ट अभी होप कि ये हो जाए, क्रॉस में फिंगर्स कि 50-50 चांस से, अगर नहीं होता देन आई थिंक द आर्मी ने जो एक हमारा पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, न्यू नॉर्मल, हार्ड स्टेट, इमीडिएट रिस्पॉन्ड, डिसाइसिव एक्शन और उसके साथ डिस्ट्रक्टिव और क्विक रिस्पॉन्स, वी हैव डिसाइडेड, इसी पे अमल होगा। मीन्स देन विल हैव टू गो इनके जो सर्जिकल स्ट्राइक्स, ड्रोन्स, और हम इनके ट्रेनिंग कैंप्स, एटम कैंप, इनके कमांडर्स को के पीछे भी जाएंगे। जैसे पटकिया में अभी इनके क्या कुछ याद हो, हमने इनके 60-70 ख्वाजी मारे हैं, इनकी गुलबादर के लोग मारे थे, इनके कमांडर ही मारे। देन वी हैव टू डू दिस। वो डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बयान भी दिया था कि अगर ये वाले मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते देन इट्स एन ओपन वॉर। वो हमें नज़र भी आ रहा है, हालात उस तरफ जा भी रहे हैं। अगर हो जाता है कुछ इन मुज़ाकरात से कुछ निकल जाता है तो फेयर इनफ, बट उस पर भी कौन ये यकीनी बनाएगा कि वाकई ये उन तमाम चीज़ों पे अमल करते भी हैं या नहीं। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अपने हालात हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई। आप देख लीजिए कि आपने जैसे खुद कहा कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी, उसमें ना हज़ाराज हैं, ना उज़्बेक्स हैं, ना ताजिक्स हैं, ना बलोच नज़र आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं। और ख़ास लोगों का एक इस वक्त एक हमें जो गठजोड़ है वो नज़र आता है। 3-4 लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चलती है, कुछ जिनमें ग्रुप्स में दराड़े हैं, उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। आपने कहा अवाम फैसला करे, वाकई अवामी नुमाइंदा हुकूमत ये नहीं है, बट वो अवाम जिस पे पहले ही बेचारे पे जुल्म हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। 12 अक्टूबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, यहाँ से जो चीज़ें जाती थी वहाँ वो नहीं पहुँच पा रही हैं, ताजिर अलग परेशान है, वहाँ से मरीज़ पाकिस्तान आते थे वो नहीं आ पा रहे। तो अवाम कैसे कर सकती है, अवाम कैसे उनको पुश कर सकती है, फोर्स कर सकती है टू गो फॉर एन इलेक्शन? देखिए उसमें दो एक अवाम तो बेचारे, आई नो दे विल गोइंग थ्रू मोर मिजरीज, इसलिए हम पूरी कोशिश करें। लेकिन व्हेन वी गो एंड स्ट्राइक ये ख्वारजी, then with the Hindustan and maybe Afghan Taliban also come under fire, कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी कुछ होता है, then they are going to go underground and that is a time that people should come up, stand अपना करें और अपनी आके अपनी जमहूरी हुकूमत जो इनका राइट है इलेक्शन के लिए खड़े आवाज उठाएं, खड़े हो जाए सब मिलके। आपके सामने श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, दुनिया कर रही है। आपको अपने हकूक के लिए खड़े होना पड़ता है। आप अगर बैठे रहेंगे, दबके रहेंगे तो फिर नहीं होगा। तो ये सारी ऑप्शन इनके पास हैं। अब देखना ये कि क्या होता है। मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल करे तो इनको भी ये जो जहाँ बातचीत हो रही है वहाँ पर इस्तांबुल में, दे शुड एक्सेप्ट इट। और इंडिया की दुम छल्ला बनने के बजाय आप पाकिस्तान से रिश्ता कायम करें। पाकिस्तान आपको हर किस्म की सपोर्ट करता है। हम आपको गंदम भी देते हैं, हम आपको चीनी भी देते हैं, हम आपको फर्टिलाइजर भी देते हैं, हम आपको अफगान ट्रांसलेट भी देते हैं। आपके स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे अब जब भी अपने कहा वो कई जितने बीमार लोग आते हैं इलाज के लिए आते हैं,
ट्रेड आपका सारा रुका हुआ है, नुकसान हो रहा है आपका, तो हम तो हर वक्त तैयार हैं, हमने वहाँ पे इनफैक्ट खाने पीने की चीज़ें जो हैं कम पड़ना शुरू हो गई हैं, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान से जो चीज़ें जाती थी उनकी सप्लाई रुक गई है। तो इनको वजह ये नहीं कि इनको ये दे आर द लुटेरास, ये इलिजिबल गवर्नमेंट, ये क्या, ये हैं डीलर्स। अफगानिस्तान में जब अमेरिकन से ये किंग शादी है, ये वहाँ पर 50-70 किलोमीटर का एरिया हर एक इन्होंने बांटा होता है, लोगों ने, कमांडर्स ने, वहाँ उनसे वो जो गाड़ियाँ कॉन्वाय गुजरते थे उन्हें बता लेते थे, वो उस पर गुजारा करते थे। अब इंडिया बता दे रहे हैं, तो आप पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे करें, आपको बहुत फायदा होगा। एंड डोंट, क्या इंडिया इनका खैरख्वाह हो सकता है? आप एक ठेकेदार इस्लाम के, वहाँ जो इंडिया इस्लाम में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इंडिया में, कश्मीर में, पाकिस्तान के साथ, आपके सामने क्या कुछ कर रहा है, क्या वो आपका खैरख्वाह है? वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में लगा हुआ है, आप उसके आदमी खिलौना बने हुए। सोच समझें इस बात को, आप इस बात को समझें, इसको आपको फायदा ही फायदा है। फिर उसके बाद आपको तुर्किया है, कतर है, सऊदी अरब, दे आर ऑल गोइंग टू सपोर्ट यू अगर आप इस चीज़ों में आ जाती हैं, बिकॉज ये मुल्क से आपका हमेशा ताल्लुक रहेगा। ताल्लुक ख़राब मत करें अपने इस्लामिक मालिक से, इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। तो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, आई वुड से एनफ इज़ एनफ। अब आप पाकिस्तान हार्ड स्टेट, अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ दी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वी विल सॉर्ट देम आउट, वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। और मेरे ख्याल में अगर आप मान जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है इमीडिएटली साथ ही एक वेरिफिकेशन जो आपका है मैकेनिज्म बन जाएगा, वो लेके चलेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके साथ फिर आपकी जॉइंट टीम है जिसको मॉनिटर करेंगे आपके हमारे जो ये मीडिएटर्स हैं, और फिर 2-3 महीने बाद उसकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो देखेंगे किसने गलती की, किसने वायलेशन की, पेनल्टी किस पे पड़ती है। आप एक जॉइंट मैकेनिज्म बना लें पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, इमीडिएट हॉटलाइन हो, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई उधर रिजॉल्व कर लें। व्हेन यू वांट टू लिव टुगेदर एंड पीसफुली, देन यू फाइंड सो मेनी सॉल्यूशंस। द ओनली थिंग इज पहले आप समझ जाएं कि आपको किससे फ़ायदा है। बलूचिस्तान को आप क्यों दोबारा एक वो तोरा बोरा की पहाड़ियों में जाना चाहते हैं? लिव लाइक अ गुड नेबर्स एंड यू हैव सफर्ड अलॉन्ग, अफगान पीपल हैव सफर्ड अलॉन्ग। आपको यही आता है कि रन एंड हिट, आपने एम्बुश किया, भाग गए, रेड किया, भाग गए। ये आप कहते हैं ना फौज है, ना परमानेंट फौज है, ना कोई डिसिप्लिन है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू? इफ यू कैन बीट प्ले हेल्प विद द इंडियंस, इतनी बड़ी फौज है तो आपको तो कुछ भी नहीं, आपको तो फौज ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही। ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इफ सेंस डजंट प्रिवेल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, नहीं होता है एग्रीमेंट, नहीं मानते हैं, तो ये जो ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, जैसे आपने सऊदी अरेबिया का भी जिक्र किया, कतर है, तुर्की है, इनका फिर क्या ताल्लुक़ रह जाएगा इस अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ? और दूसरा इसी पे कि बहुत लोगों को लगता है कि ये किरदार जो तीनों ममालिक सालिसी का अदा कर रहे हैं, चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाएँ, बहुत अच्छी बात है, सब लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सिर्फ जो रीजनल प्लेयर्स हैं ना वो ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। बिकॉज इस वक्त देख लें, अगर ईरान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, तो अफ़गानिस्तान तो दुनिया से कट चुका है। मिसाल के तौर पे अगर रशिया है, चाइना है और ईरान है, वो फोर्स करें इस अफ़गान तालिबान हुकूमत को, तो शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये कि जितना अर्सा सीज फायर रहती है, इवन अगर ये यहाँ कामयाब नहीं भी होती और सीज फायर मेंटेन हो रही है, इमीडिएटली पाकिस्तान विल गेट इन टच विद ईरान एंड चाइना। दे आर द मोर टू कंट्रीज विच मैटर्स अ लॉट। चाइना बिकॉज दे वहाँ माइन मिनरल भी निकाल रहे हैं, इनको पैसा भी दे रहे हैं और सीपैक भी बनाना है। ईरान नॉर्दर्न कमांड में पूरा उनका इन्फ्लुएंस है और ईरान को बड़ा फर्क पड़ता है। सो अगर पाकिस्तान, ईरान और चाइना बैठ के अफगान तालिबान से बात करें, उनको सही तरह बताएं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर ईरान भी बिल्कुल इनको ब्लॉक कर दे, चाहे भारत की तरफ से इंडियन को वहाँ पे सपोर्ट ना आ सके, जीरो कनेक्टिविटी। इधर पाकिस्तान अगर इनको हम इकोनॉमिक सपोर्ट बंद कर देते हैं, लॉजिस्टिक और इमोटालन बंद कर देते हैं, जस्ट सी इनका क्या हाल होगा, कितना ये वहाँ से जो जर्नलिस्ट क्या कर लेंगे और कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी इनकी। दे आर नॉट रियलाइजिंग दिस। इसलिए चाइना को भी चाहिए कि जो पैसा इनको दे रहा है अपना माइंड में निकाला है, बट देन यू आर मोर इंटरेस्टेड कि अफगानिस्तान पीसफुल हो, सीपैक बन जाए। बलूचिस्तान पीसफुल होगा तो आपका गवादर पोर्ट बन जाएगा, गवादर बनेगा तो आपका सीपैक कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए ये दो ममालिक को मस्ट, चारों ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड ईरान, अगर ये बैठ के पुश करते हैं अफगानिस्तान को एंड मेक देम अंडरस्टैंड, और कोई उसको
जो पाकिस्तान प्रिविलेज इंडिया दे रहा है, अगर वो ये ऑफर कर देते हैं, मेरे ख्याल में उनको चाहिए होता है पैसा। दे शुड अंडरस्टैंड कि उसमें किसका फ़ायदा है, क्या इंडिया से फ़ायदा है, ये इन अपने जो आपके नज़दीक जुड़े हुए ममालिक हैं उनसे फ़ायदा है। ये भी बताइए कि अफ़गान तालिबान की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा कि जी हमारी सरज़मीन है, यहाँ पे हम कोई फ़ॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जो सैंक्शंस इन पे लगी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद होते हुए आपको नहीं लगता कि ये ख़ुद फ़ॉरेन एलिमेंट्स को दावत दे रहे हैं अपने मुल्क में इंटरफेयर करने के लिए? दादिया, 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो वहां पर है। जी बिल्कुल। एक तो ये क्लियर बात होगी। फिर आपने कौन, ये सारों को तो आपने बुला लिया वापस। अब अमेरिकन भी तैयार बैठे हैं बगराम में आने के लिए, वो बाय हुक्म करो आना चाह रहे हैं। एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इसलिए अर्ली दे डिसाइड कि हाउ दे वांट टू लिव पीसफुली। इशू ये है कि मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, there are other countries also that don't want Afghanistan should be peaceful. Why American left $7.2 billion का weapon ammunition unattended? Why? It was a design कि यहाँ पर सारा वेपन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये टीटीपी को लग जाए, तालिबान को लग जाए, अफगान तालिबान को, और एक नया यहाँ पर टेररिज्म शुरू हो जाए। और अफगानिस्तान मोर ट्रबलफुल, अफगानिस्तान मोर प्रॉब्लमेटिक मीन्स सीपैक नहीं बनेगा, बलूचिस्तान ये ट्रबलसम रहेगा। Peaceful Afghanistan means connectivity from Central Asia through Afghanistan, Balochistan and then Gwadar Port, और सीपैक भी बन गया, सारा कुछ हो गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो बलूचिस्तान पीसफुल होगा, बलूचिस्तान तो पीसफुल होगा पूरा रीजन तो सीपैक बन जाएगा। It's a chain. Right. Brigadier Haris Nawaz साहब, thank you very much for joining us on World View. It's my prayer. We'll take a short break here और वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे सादिया's take. ज़ोहरान ममदानी की मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात में फतह, जहां अमरीकी मुआशरे में तनव्वो का वाज़े इजहार है, वहीं ये कामयाबी डेमोक्रेटिक पार्टी के सियासी लैंडस्केप में तब्दीली का इशारा दे रही है। ममदानी की कामयाबी इस बात की भी अक्कास है कि अमरीकी अवाम हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान बढ़ती हुई तफावत, दौलत के चंद खानदानों में बहुत ज्यादा इर्तिकाज और अमीर के अमीर तर से अमीर तरीन होने और मुतवस्सत तबके के लिए इसी निस्बत से मौके ना मिलने से परेशान भी हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने अपनी तारीखी फतह पर तारीखी खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है। ये शहर अब आपका है, जमहूरियत भी आपकी है और मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। ममदानी का बराह रास्त पैगाम उन अरबपति शख्सियात के लिए था जिन्होंने उनकी मुखालफत की और उन्हें हराने के लिए करोड़ों डॉलर्स लगाए थे। अमरीकी अखबार ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद रकम इंतखाबी मुहिम्मात और इश्तहारात पर सर्फ की, ताकि ममदानी, जो तमाम सर्वेज में सबसे आगे थे, उनको शिकस्त दी जा सके। इलेक्शन के नताइज के बाद न्यूयॉर्क के अमीर कारोबारी तबके ने ममदानी की जीत पर मुहताद रद्द अमल दिया। मारूफ अरबपति और उनके साबिक नाकिद बिल एक्मैन का लहजा भी नरम पड़ गया। उन्होंने ममदानी के साथ ताउन की पेशकश की।
दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इलेक्शन में ममदानी की मुखालफत की, लेकिन ममदानी की मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबात में फतह के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो वाशिंगटन के साथ नए ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत रखते हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि वो न्यूयॉर्क की कामयाबी चाहते हैं और इस मकसद के लिए ज़ोहरान ममदानी की भरपूर मुआवनत भी करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने अपने मंशूर में कराए मुंजमद करने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के ज़ेरे इंतज़ाम ग्रोसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादे किए थे, लेकिन फ़लस्तीन के हक़ में बयान और इजरायली वज़ीर आज़म की मुखालफत में दिए गए बयानात ने उन्हें मकबूल बनाया। यहाँ सवाल यह है कि उनके पास कौन से इख्तियारात हैं जिनकी मदद से वो अपने मंशूर पर अमल कर सकते हैं। ममदानी 1 जनवरी को मेयर के ओहदे का हलफ उठाकर अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक मेयर न्यूयॉर्क वसी ब्यूरोक्रेसी की निगरानी करता है और शहर के तकरीबन 85 लाख लोगों की रोजमर्रा जिंदगी और मुआश पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया के ज़ेरे इंतजाम 100 से जायद इदारे हैं, जिनमें से मेयर बराह रास्त 30 इदारों का सरबराह होता है और उनके ओहदेदारान का तकर्रुर करता है या बरतरफ करता है। गुज़श्ता कई माह से डेमोक्रेट्स सदर ट्रंप के खिलाफ मजबूत बयानियां बनाने में नाकाम रहे। डेमोक्रेट्स स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में ममदानी की फतह ने डेमोक्रेटिक पार्टी को ब्रीदिंग स्पेस जरूर मुहैया की है। साबिक सदर बराक ओबामा और साबिक सेक्रेटरी खारजा और सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को मेयर के इंतखाबात के नताइज देखकर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। बराक ओबामा ने नाम लिए बगैर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी, जबकि हिलरी क्लिंटन ने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम देते हुए कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की फतह ममदानी की शानदार इंतखाबी मुहिम की वजह से मुमकिन हो सकी। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम का मकबूल तरीन ऐलान था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। उन्होंने कह रखा है कि वो आलमी फौजदारी अदालत के अहकामात का एहतराम करेंगे। ममदानी की इंतखाबी मुहिम रिवायात से हटकर थी और उन्होंने वोटर्स के साथ बराह रास्त कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, जिसने हर तबके, रंग, नस्ल और हर खित्ते के वोटर्स को मुतासिर किया। आने वाले दिनों में देखना होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर न्यूयॉर्क में कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या वो सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए चैलेंज बनेंगे। अलबत्ता ममदानी की कामयाबी अमरीकी सियासत में नई सोच और वोटर्स की आइंदा तरजीहात की अक्कास मालूम होती है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. हर वक्त बार वक्त